Hello guys, welcome back to my channel and I am going to explain you what is section 144 of BNSS. So section 144 of BNSS किसके लिए है? तो मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। मेंटेनेंस के लिए है, ठीक है। अब उसके हेडर पे जाता है तो ये किसके लिए है? तो ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स। ऑर्डर ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो ऑर्डर कौन देगा? जज देगा, ठीक है। जज देगा। क्या हो गया इसको? हाँ, if any person having sufficient means neglects or refuses to maintain, if any person having the sufficient means if any person having sufficient means refers to the person who has enough financial capabilities to maintain someone without any undue hardship. Okay, so मतलब उसको उसके पास इतनी सैलरी है, ठीक है, सैलरी है या उसका उतना पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? तो रेंट से आ रहा है या कहीं से भी उसके पास पैसे आ रहे हैं और उसके पास बहुत इजीली वो किसी को मेंटेन कर सकता है और वो ना बोल रहा है, मीन्स नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन, मतलब वो ना बोल रहा है, जो ठीक है भाई मैं नहीं करूँगा तुमको मेंटेन, ठीक है। तो किसको मेंटेन? हिज वाइफ में इस चैप्टर के हिसाब से वाइफ आएगी डिवोर्स्ड वाइफ। वाइफ इंक्लूड्स, ठीक है, वाइफ इंक्लूड्स डिवोर्स्ड वाइफ डिवोर्स्ड वाइफ, ठीक है। वाइफ इंक्लूड्स डिवोर्स्ड वाइफ। अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। तो अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ यानी अगर वो कोर्ट में गई, ठीक है, और उसने बोल दिया कि आई एम अनेबल टू मेंटेन माई सेल्फ, तो कोर्ट मान लेगी कि भाई शी इज़ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, ये प्रिज्यूम कर लेगी अनलेस द फैक्ट इज रिपीटेड बाय द हस्बैंड। मतलब हस्बैंड ने अगर उसका उल्टा दिखा दिया कि भाई ये अपने आप को मेंटेन कर सकती है, ये खुद कमाती है, ठीक है, ये मेरे से भी ज़्यादा कमाती है, इतना दिखा देंगे तो ये इस सेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे कि अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ का दूसरा मतलब क्या होगा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो मांगने बैठ गई है, ठीक है, वो भीख मांगने पे आ गई, ऐसा मतलब नहीं होगा। अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ यानी कि वो जब उसके हस्बैंड के साथ रह रही थी तब उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था, ठीक है, उसका जो स्टैंडर्ड था वो मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद भी जब उसके साथ वो रह नहीं रही है, जब उसका डिवोर्स हो गया तो भी उसका वो स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। फिर तो फर्स्ट पॉइंट आया हिज वाइफ हु इज़ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, देन हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड। अब लेजिटिमेट यानी द चिल्ड्रन हु आर बॉर्न विथ इन द वेडलॉक, मतलब जब शादी हुई थी, ठीक है, जब शादी में जो बच्चे हो जाते हैं उसको बोलते हैं लेजिटिमेट। इलेजिटिमेट यानी जो शादी के बिना हुए, जैसे कि लिव इन में हो गए, ठीक है, तो वो इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड हुआ। माइनर चाइल्ड यानी 18 साल से जो लेस है, ठीक है, तो माइनर चाइल्ड में आएंगे, वेदर मैरिड और नॉट। अब अगर मैरिड है कि नहीं है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे तो देने पड़ेंगे। अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ मतलब वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते। फिर हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग मैरिड, तो ये पहले किसका था? तो ये पहले था माइनर चाइल्ड, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ चाइल्ड लिखा हुआ है, तो ये एडल्ट का आ गया है। हु हैज़ अटेन्ड द मेजोरिटी यानी 18 प्लस, where such child is by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself। यानी कि देखो पहली बात तो क्या है कि वो मेजर है, 18 प्लस है, पर वो उनके फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी या इंजरी के वजह से खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे, या तो वो अपंग है, अपंग यानी स्पेशली एबल्ड है, ठीक है, तो वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे, या मेंटल एबनॉर्मलिटी है जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया है, तो भी ये मेंटेन करने का वो किसका बनेगा? हस्बैंड का बनेगा, ठीक है ना। तो फिर डी हिज फादर और मदर, तो अब ये मेंटेनेंस कौन ले सकता है? हिज फादर और मदर, फादर ऑफ द पर्सन, ठीक है, अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है, तो ये फादर और मदर भी मांग सकते हैं। अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल ऑर्डर सच पर्सन टू मेक अ मंथली अलाउंसेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ और सच चाइल्ड, फादर और मदर, एट such monthly rate as such magistrate thinks fit, and to pay the same to person as a magistrate may from time to time direct।
यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जुडिशियल JMFC ये ऑर्डर कौन कर सकता है, तो JMFC कर सकता है कि मंथली आपको 10,000 देना है, ठीक है, 10,000 देना है। कोई भी हुआ, वाइफ है, चाइल्ड है, या फादर या मदर है, ठीक है, तो उनको मंथली देने का कौन बोल सकता है, तो मैजिस्ट्रेट बता सकता है कि भाई इतने टाइम में आपको इतने देना है, इतने टाइम में आपको इतने देना है। तो ये हो गया मंथली मेंटेनेंस, ठीक है। तो पहला कौन हुआ, पहला आया वाइफ, याद रखना वाइफ हुए। अब मैं आपको याद करने की टेक्निक दिखाता हूँ, ठीक है। वाइफ हुआ तो वाइफ हुई तो उसके साथ क्या होगा, चाइल्ड हो जाएगा। अगर एडल्ट्री है तो क्या हो जाएगा, ये लेजिटिमेट चाइल्ड था, फिर इलेजिटिमेट चाइल्ड भी हो सकता है, ठीक है। फिर वो बड़े हो गए, ठीक है, बड़े हो गए तो ये सेक्शन कौन सा, ए वाला, ये ए। फिर लेजिटिमेट इलेजिटिमेट बी वाला। फिर वो बड़े हो गए 18 साल के तो आ गया सी वाला, मेजर वाला। फिर वो जो बच्चे हुए वो भी कैसे आए, पागल जैसा है, ठीक है पागल जैसा है तो आ गया सी आ गया, ठीक है। फिर डी में फिर उसके मम्मी पापा भी बोल रहे हैं कि भाई मेरे को भी पैसे दो, वो बेचारा सबको पैसे देने में रह गया, ठीक है, मदर फादर। तो ये सब पैसे कौन देगा, एक ही इंसान एक ही इंसान, ठीक है। लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट। नहीं, प्रोवाइजो बाकी है। प्रोवाइडेड दैट द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में ऑर्डर द फादर ऑफ माइनर चाइल्ड रिफर्ड टू द क्लॉज बी टू मेक सच अलाउंसेस until she attains her majority. If judicial magistrate is satisfied that the husband of the such minor female, if married, is not possessed. अब देखो, अब इसमें बी में क्या है पता है, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन herself. अगर कोई लड़की है, ठीक है, वुमन है, उसका 18 साल से वो नीचे की है और उसकी शादी हो गई है एक मेल से, ठीक है, ये है 18 साल से नीचे, तो अगर ये इसका हस्बैंड इसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो उसकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो ये जो लड़की है उसको मेंटेन करे, ठीक है अगर ये नहीं कर पा रहा है तो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, ये प्रोवाइजो के हिसाब से, ठीक है। फिर प्रोवाइडेड फर्दर दैट द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिगार्डिंग मंथली अलाउंसेस फॉर द मेंटेनेंस अंडर दिस सबसेक्शन ऑर्डर सच पर्सन टू मेक अ मंथली अलाउंसेस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ और सच फादर और मदर एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ सच प्रोसीडिंग विच द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कंसिडर्स रीजनेबल एंड टू पे द सेम टू सच पर्सन, ठीक है। ये प्रोवाइजो किसकी बात कर रहा है, ये प्रोवाइजो बात कर रहा है सॉरी इंटरिम मेंटेनेंस की। इंटरिम मेंटेनेंस यानी कि जो मेंटेनेंस जब केस चल रहा होता है तब देना होता है, उसको कहते हैं इंटरिम मेंटेनेंस, ठीक है। वो मेंटेनेंस कितने दिन में आ जाना चाहिए, तो ये लास्ट वाले प्रोवाइजो में दिया हुआ है कि 60 डेज़ में ये मेंटेनेंस अप्रूव हो जाना चाहिए, ठीक है, 60 डेज़ में, क्योंकि जो अनड्यू हार्डशिप है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। Let's go to the subsection 2. Any such allowances for the maintenance or interim maintenance and expenses of proceedings shall be payable from the date of the order or issue from the date of the application, maintenance or interim maintenance and expenses of proceedings as the case may be, ठीक है। अगर एक जन ने केस किया है, आज कौन सी तारीख है, तो आज डेट है 12 अक्टूबर है, ठीक है। तो चलो इतना तो टाइम नहीं होता, फर्स्ट सितंबर को केस किया है एक जन ने, ठीक है, और उसका ऑर्डर आ गया है 10 अक्टूबर को ऑर्डर आया है, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन होगा कि केस तो इसने यहाँ से कर दिया है कि भाई मेरे को मेंटेनेंस दो, और 10 अक्टूबर को आया है, तो अब मेंटेनेंस कब से मिलेगा, 1 सितंबर से मिलेगा या 10 अक्टूबर से मिलेगा, ठीक है, मतलब एक महीने पहले से मिलेगा। तो ये किसके हाथ में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैजिस्ट्रेट के हाथ में, कि भाई उसने बोला कि 1 सितंबर से ही दो, तो 1 सितंबर से 10,000 देने पड़ेंगे, एक महीने के 10,000, ठीक है। और अगर उसने बोला कि ऑर्डर आ जाए 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर से दो, तो 10 अक्टूबर से 10 के देने पड़ेंगे, ठीक है। सितंबर से बोला तो पहली से पहली डेट गिनेगी, 1 सितंबर टू
1 अक्टूबर, तो इसका कितना ऐड हो जाएगा, 10K ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ से बोला, कहाँ से बोला, तो फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द मेंटेनेंस और इंटर मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग एस केस में भी, अगर उन्होंने बोला कि जब से केस एप्लीकेशन फाइल हुई है तब से आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो कब आएगा, तो 1 सितंबर से। अगर ऐसा नहीं दिया है, अगर ऑर्डर पे ही दिया है कि भाई अब से आपको देना है, तो 10 अक्टूबर से चालू हुआ, ठीक है, महीना। तो दैट्स द सबसेक्शन 2। ओके, नाउ सबसेक्शन 3। If any person so order fails to without sufficient cause to comply with the order, any such magistrate for every breach of the order issue a warrant for levying the amount due in the manner provided for the reviving funds, and may be sentence such person for the whole or any part of the each month's allowances for the maintenance or inter-maintenance and expenses of proceedings, as the case may be remaining unpaid after the execution of the warrant, to imprisonment for a term which may extend to 1 month or until payment if sooner made। ठीक है, तो इसका शॉर्ट में मतलब होता है कि अगर जो इंसान को मेंटेनेंस देने को बोला है कि भाई तुम इसको 10,000 पर महीना देना, ठीक है, 10,000 पर महीना आपको देना है, इसको 10,000 पर महीना, तो अगर वो नहीं दे रहा है, ठीक है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट उसको जेल में डाल सकती है, ठीक है, जेल में डाल सकती है, जो 1 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसने मेंटेनेंस, चलो जेल में उसको 5 दिन डाला, 5 दिन में उसमें पैसे भर दिए, तो वो उसको जेल में से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये प्यूनिटिव नहीं है, ठीक है, ये प्यूनिटिव मेजर नहीं, ये कोर्सिव है, यानी उसको सिर्फ पैसे देने के लिए वो कोर्स किया जा रहा है। प्रोवाइडेड, अब उसका क्या है, प्रोवाइडेड दैट नो वारंट शैल बी इशूड फॉर द रिकवरी, इशूड फॉर द रिकवरी ऑफ द एनिमल्स ड्यू अंडर दिस सेक्शन, एप्लीकेशन में मेड सच अमाउंट पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच एप्लीकेशन। अब देखो, इसमें प्रोवाइजो क्या दिया हुआ है कि अगर 10,000 देने को बोला है, ठीक है, जैसे कि 1 सितंबर से 10 देने को बोला है आपको, 1 सितंबर को ऑर्डर आ गया है, ठीक है, ऑर्डर आ गया है, और 1 सितंबर से बोला है, तो 1 साल के अंदर, ये 2025 है, 2025 है, तो 1 साल के अंदर 2026 तक, 1 अप्रैल 2026 तक उसको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, भाई ये पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है, तभी ये वारंट इशू हो सकता है, नहीं तो वारंट इशू मतलब कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, नहीं तो, ठीक है ना, अगर नहीं किया तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। अगर आप 1 साल बाद आ रहे हो कि भाई मेरे को कोई पैसे नहीं दे रहा, तो कुछ नहीं हो सकता। Provided further that if such person offers to maintain his wife on condition of her living with him and she refuses to live with him, such magistrate may consider, अब जो लड़का है वो बोल रहा है कि भाई ये मेरे साथ रहेगी, जैसे कि मेल है वो बोल रहा है कि ये फीमेल मेरे साथ जब रहेगी तभी मैं पैसे दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा, तो अब ये मजिस्ट्रेट के हाथ में है कि भाई अब उसको वाइफ के जो ग्राउंड्स है वो रीज़नेबल लग रहे हैं कि नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर रीज़नेबल लग रहा है कि उसके मेल के साथ नहीं रहना, अलग ही रहना है, तो भी मजिस्ट्रेट मेंटेनेंस दे सकता है। फिर सबसेक्शन 4, ठीक है, नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम अ हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन if she is living in adultery, or if without any sufficient reason she refuses to live with her husband, or if any, देखो अब इसमें मेंटेनेंस किसको किसको नहीं मिलेगा, ठीक है, कौन सी वाइफ को नहीं मिलेगा, लिविंग इन एडल्ट्री, यानी उसका कोई और चक्कर चल रहा है, ठीक है, वो उसके साथ लिविंग में रह रही है, ठीक है, तो उसको नहीं मिलेगा मेंटेनेंस। फिर विदाउट एनी सफिशिएंट रीज़न, यानी कोई भी रीज़न के बिना, जैसे कि उसके पास रीज़न नहीं है, बस मैं जा रही हूँ, ऐसा उसके पास ऐसा रीज़न नहीं है कि वो मेरे को मारता है या मेरे को बोलता है, मेरे को मेंटली अब्यूज़ करता है, ऐसा कुछ है नहीं, और वो ऐसे ही चली गई है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, एडल्ट्री में नहीं मिलेगा, ठीक है। और लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, यानी दोनों का कंसेंट है कि भाई वाइफ बोल रही है मेरे को इसके साथ नहीं रहना, हस्बैंड बोल रहा है मेरे को इसके साथ नहीं रहना है, ठीक है, ये म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ अगर वो दोनों चले गए हैं तो म्यूचुअल कंसेंट के साथ वो सेपरेट रह रहे तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। सबसेक्शन 5, ऑन प्रूफ दैट वाइफ
On proof that any wife in those favor an order has been made under this section is living in adultery, or that without sufficient reason she refuses to live with her husband, or that they are living separately by mutual consent, the judge shall cancel the order. ठीक है, ये तो बहुत आसान है। हाँ, तो ये सेक्शन सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है, ये शॉर्ट में ही मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसेक्शन 5 बता रहा है जो सबसेक्शन 4 में बता दिया गया है। अगर मजिस्ट्रेट ने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, ठीक है, तो वो ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। किस बेसिस पे? तो ये रहा, लिविंग इन एडल्ट्री, शी रिफ्यूजेस टू लिव विथ हर हस्बैंड एंड लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, सो इट्स डन गाइस। अब सबसेक्शन 1 से देखते हैं, ठीक है, सब लाइन में याद रखने की कोशिश करते हैं। तो सबसेक्शन 1 क्या है? तो सबसेक्शन 1 में इफ़ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन, तो पहले कौन आएगा? वाइफ आया, फिर कौन आएगा? वाइफ के साथ क्या आएगा? लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड। ठीक है, फिर वो कैसे हो गए? माइनर चाइल्ड हुए। ठीक है, और फिर मेजर, वो बड़े हो गए। लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट कैसे? पागल जैसे, जो खुद को मेंटेन नहीं कर सके, उसके माँ बाप आ गए कि भाई हमको भी पैसे दो। ये हो गया सबसेक्शन 1 याद। ठीक है, फिर सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि इंटरिम मेंटेनेंस मिलना चाहिए। ठीक है, कि मेरे को अभी कोर्ट में केस चल रहा है, मुझे पैसे दो। फिर सबसेक्शन 3 कि भाई अगर पैसे नहीं दे रहा तो उसको डालो जेल में। ठीक है, सबसेक्शन 4, तो सबसेक्शन 4 में दिखाया गया है कि भाई कब उसको मेंटेनेंस नहीं मिल सकता। ठीक है, और सबसेक्शन 5 में दिया हुआ है कि कब मेंटेनेंस का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना। लेट्स गो, बाय।